मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर एक पत्रकार शराब के नशे में धुत होकर हमारे सैनिकों का अपमान करेगा, पत्रकारिता का अपमान करेगा, तो दोष किसका है? क्या उसके इस गुनाह के एवज में, उसके इस गुनाह के बदले में चैनल के 2 अन्य प्रोड्यूसर्स को नौकरी से निकाला जा सकता है? दोस्तों, आपको याद होगा इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक पत्रकार कथित तौर पर शराब के नशे में धुत होकर अपने चैनल पर आ जाता है। यह वही पत्रकार है जो प्राइम टाइम में बैठकर हिंदू मुस्लिम का जहर उगलता है, भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता है। और अब जो खबर आई है दोस्तों, वो ये खबर आई है कि चैनल ने इतनी भी हिम्मत नहीं की कि उस पत्रकार पर कोई एक्शन ले सके, मगर उन्होंने इतनी हिम्मत जरूर दिखाई है कि 2 बेकसूर प्रोड्यूसर्स को नौकरी से निकाल दिया है। जिन प्रोड्यूसर्स को इस चैनल ने नौकरी से निकाला है उनका नाम है विवेक भटनागर और नीरज कुमार। एक प्रोड्यूसर जिसने अपने 9 साल इस चैनल को दिए, और दूसरा प्रोड्यूसर जो पिछले 2-3 सालों से इस चैनल के लिए काम कर रहा था। इन दोनों प्रोड्यूसर्स को मैं जानता हूं, इनके साथ मैं काम कर चुका हूं। दोनों कर्मठ हैं, मेहनती हैं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर अचानक स्टूडियो में कोई एंकर शराब के नशे में आकर बैठ जाए, और वो स्टूडियो जो दिल्ली या नोएडा में नहीं, इंदौर में था, तो आपको कैसे पता चलेगा? इस न्यूज चैनल में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उस कथित तौर पर शराब पीने वाले एंकर पर कोई एक्शन, कोई कार्रवाई कर सके। क्यों, मैं आपको बताता हूं। वो इसलिए क्योंकि ये न्यूज एंकर प्राइम टाइम में बैठकर समाज के अंदर जहर फैलाने का, अराजकता फैलाने का काम करता है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का अनऑफिशियल प्रवक्ता बन के काम करता है। और यह भी हो सकता है कि चैनल के कई काम यह करता हो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलकर, सरकार के अंदर मंत्रियों से मिलके। यानी कि मान के चलिए साहब, इसने पिछले करीब 25 या 26 सालों में पत्रकारिता का पेशा आबाद किया है। तो इसमें दो राय नहीं है कि चैनल के जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं, जो उनके व्यापारिक हित हैं, उसमें यह पत्रकार एक अहम भूमिका निभाता होगा। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर चैनल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस शराबी एंकर पर कोई एक्शन ले सके, तो आप उन 2 प्रोड्यूसर्स पर क्यों एक्शन ले रहे हैं? उनकी क्या गलती है? बताइए, उनकी क्या गलती है? देखिए, अगर तो शराब पीकर कोई जूनियर एंकर जो शायद 1 या 2 सालों से इस पेशे में हो, उसने यह हरकत की होती तो बात समझ आती कि फिर आप प्रोड्यूसर्स पर भी एक्शन लो। मगर जो आदमी कथित तौर पर शराब पीकर बैठा हुआ था उस दिन, उसने पत्रकारिता को करीब 25 से 26 साल दिए हैं। जब आप सीनियर होते हैं तो आपको गलती की जिम्मेदारी खुद लेनी होती है, बनिस्बत यह कि आप उसका ठीकरा किसी और पर फोड़ें। और सबसे शर्मनाक बात यह थी, बाद में वो एंकर सामने आता है और कहता, नहीं साहब, मैंने कोई शराब वराब नहीं पी थी, मेरे घुटनों में दर्द था और मैं उसका जो है मैंने पेन किलर लिया था और उस पेन किलर से मेरे साथ ऐसा हो गया। मैं इस लॉजिक में नहीं जाऊंगा कि पेन किलर खाने के बाद किसी आदमी के साथ ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, मगर हमने देखा था और इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि कुछ देर पहले वो आदमी एक शादी के अंदर दीवानों की तरह नाच रहा था। अब मैं समझना चाहता हूं, इसके घुटनों में दर्द हो, वो ऐसे नाचता है क्या? या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ऐसे नाच रहे थे जिसके चलते आपके घुटने में दर्द हो गया, जिसके चलते आपको पेन किलर लेना पड़ा, और उसी के चलते आप जनरल बिपिन रावत को जनरल वीपी सिंह बता रहे थे? क्योंकि आपका एक इतिहास रहा है। मैंने आपके साथ न्यूज ट्रैक में भी काम किया है, याद है आपको, जब आप शराब के नशे में धुत दफ्तर में आ जाया करते थे। फिर मैंने आपके साथ देश के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले न्यूज चैनल में भी काम किया है, और उस वक्त भी कई बार ये सज्जन जो हैं शराब के नशे में धुत दफ्तर में आ जाया करते थे। एक पार्टी विशेष के लिए आपकी भक्ति क्या रही है वो तो हमने देखा है। जब वाजपेयी जी की सरकार थी, आपको किस तरह से पुरस्कृत किया गया था, सरकारी न्यूज चैनल का मुखिया बनाकर, वो सब जानते हैं।
और अब भी पिछले 7 सालों से आप सत्ता पक्ष बीजेपी की किस तरह से सेवा कर रहे हैं सब जानते हैं। मगर आपसे क्या कहा जाए, आप पर कभी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। जो भी सरकार आएगी आप उसकी नौकरी करेंगे, आपने इससे पहले भी किया है। मगर मैं आपका ध्यान फिर से उस मुद्दे की तरफ खींचना चाहूंगा। उन 2 प्रोड्यूसर्स को, विवेक भटनागर और नीरज कुमार को हटा दिया गया। क्यों? जब आपने उस एंकर पर कोई कार्रवाई नहीं की, उस पत्रकार पर कोई कार्रवाई नहीं की, पत्रकारिता को बदनाम करने के लिए, हमारे सैनिकों का अपमान करने के लिए, फिर इन 2 प्रोड्यूसर्स पर आपने क्यों एक्शन लिया? हिम्मत दिखाइए। मैं जानता हूं कि शराब के नशे में धुत वो एंकर जो प्राइम टाइम पर देखा गया था 3 मिनट के लिए, मैं जानता हूं कि वो आपके काफी काम करता है। क्योंकि सरकार में उसके लिंक्स हैं, सरकार के मंत्रियों में उसकी पैठ है, तो वो आपके काफी बिजनेस इंटरेस्ट को आगे बढ़ाता होगा, व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाता होगा। मगर क्या कोई नैतिकता नाम की चीज है? क्या पत्रकारिता के प्रति आपका कोई दायित्व है, कोई जिम्मेदारी है? मैंने हमेशा इसलिए कहा है दोस्तों कि पत्रकारिता और व्यापारियों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि हर व्यापारी के अपने बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं और वो इस बिजनेस इंटरेस्ट अक्सर आपको सच दिखलाने से रोकते हैं। हमारे सामने ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां व्यापारियों ने न्यूज चैनल शुरू किए हैं और उन व्यापारियों को राज्यसभा में भेजने का रास्ता या मदद जो है वो सत्तारूढ़ बीजेपी ने की है। और इससे पहले भी हुआ है जब पत्रकारों को राज्यसभा में पॉलिटिकल पार्टीज ने भेजा है। अब मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको राज्यसभा भेजती है तो क्या आप पत्रकार बने रह सकते हैं? बताइए ना। तब तो आपके कंधों पर उनके एहसान का बोझ बना रहेगा। फिर आप पत्रकारिता कैसे करेंगे, आप मुझे बताइए। मगर यह मुद्दा उससे कहीं बड़ा मुद्दा है। हमने कई बार प्राइम टाइम पर देखा है दोस्तों, समाज के अंदर जहर फैलाने, हिंदुओं और मुसलमानों में तनाव पैदा करने, समाज के अंदर दंगे जैसे हालात पैदा करने में इन न्यूज चैनल्स की क्या भूमिका रही है। ढेरों ऐसी मिसालें हम पिछले 7 सालों से देख रहे हैं। मगर यहां पर एक आदमी शराब के नशे में धुत प्राइम टाइम में बैठ जाता है। उसके मन में इतना सा भी ख्याल नहीं है कि मैं किसी के अंतिम संस्कार में, और अंतिम संस्कार किसका? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का। मैं उन शहीद, उन मृत सैनिकों की याद में कुछ लफ्ज कह रहा हूं, मगर जो उसके मुंह से लफ्ज निकल रहे हैं वो शराब के नशे में थे। इस आदमी के जहन में उतनी सी भी बात नहीं आई। और यह आदमी प्राइम टाइम में बैठकर क्या करता है? यह आदमी प्राइम टाइम में बैठकर राष्ट्रवाद का मसाला बेचता है, नकली राष्ट्रवाद का मसाला बेचता है। जो लोग इस सरकार से सवाल करते हैं, इससे यह आदमी देशद्रोही बताता है। इसके ढेरों ऐसे प्राइम टाइम शोज हैं जहां वो बीजेपी से सवाल करने वालों, माइनॉरिटीज, उनके बारे में फब्तियां कसता है, गालियां देता है। साक्षात नहीं, मगर जिसे कहते हैं ना कि मेटाफोरिकली गाली देता है। ऐसी ढेरों मिसालें हैं। और यह हाल सिर्फ इसका नहीं है, यही हाल सबका है। यह तो चलो शराब के नशे में कथित तौर पर धुत होकर प्राइम टाइम में बैठ गया था, मगर अगर आप तमाम बाकी लोगों को देखें, प्राइम टाइम एंकर्स को, ये तमाम प्राइम टाइम एंकर्स सत्ता की, बीजेपी की सरपरस्ती के शराब के नशे में धुत होकर प्राइम टाइम शोज करते हैं। इनका ना इंसानियत से कोई वास्ता है और पत्रकारिता खैर बहुत दूर की बात है। मैंने बहुत पहले अपने एक शो में कहा था कि ये जो एंकर्स समाज के अंदर जहर बोने का काम करते हैं, जब ये घर जाते हैं तो क्या ये अपने मासूम बच्चों का चेहरा देखते हैं? क्या ये अपने बुजुर्ग मां बाप को देखते हैं? क्योंकि आपको ये पूछना पड़ेगा कि ये लोग किस तरह का समाज अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे, किस तरह का समाज अपने बुजुर्ग मां बाप के लिए बना रहे हैं। मगर क्या कहा जाए, सबसे ज्यादा ब्रेन वॉश्ड अक्सर मैंने देखा है रिटायर्ड जमात के लोग होते हैं।
क्योंकि घर में बैठ के इनके पास कोई और काम नहीं होता है सिवाय उन जहरीले न्यूज चैनल्स को देखने के। मैं उन तमाम अंकलों और आंटियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं, उन न्यूज चैनल्स को देखना बंद कीजिए। मैं आपसे यह भी नहीं कह रहा हूं कि भगवान राम का नाम जपिए, नहीं साहब, मगर कुछ अच्छी चीजें देखिए। जो लोग सामाजिक सरोकार में विश्वास करते हैं उन्हें देखिए, इन जहरीले एंकर्स को मत देखिए, क्योंकि इन्हें देखकर आप उम्र के इस पड़ाव में खुद का नुकसान कर रहे हैं। और जब आप ये प्रोग्राम देखते हैं, जैसे कार्यक्रम वो शराबी एंकर करता है, जब आप ऐसे प्रोग्राम देखते हैं तो आपके साथ अक्सर आपके पोते पोतियां नाते नातियां भी बैठे होते हैं। वही जहर आप अपने दिमाग से उनके नसों में भर रहे हैं। मेरी ये बातें आप में से कई लोगों को पसंद नहीं आएंगी, मगर आने वाले दिनों में हम वैश्विक स्तर पर, दुनिया के स्तर पर अपना क्या मजाक बना रहे हैं और इस देश की साख को क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं, यह हमें अंदाजा नहीं है। इसका नुकसान हम सबको भुगतना पड़ेगा। वी विल ऑल पे अ बिग प्राइस, अ बिग कोलैटरल डैमेज इज अवेटिंग अस। यानी कि एक ऐसी बर्बादी जिस पर काबू पाना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। अगर मेरी बातें बुरी लगी हों तो मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं जब अपने बच्चों को देखता हूं तो उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझता हूं। आप बेशक ना समझते हो, मुझे उसकी परवाह नहीं। वो अक्सर लिखा होता है ना कि अपने सामान की जिम्मेदारी यात्री की खुद की होती है, अपने परिवार की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। मैं तो सिर्फ बात कह सकता हूं, इसे समझना, इस पर अमल करना और फिर अपने परिवार के बारे में सोचना, यह जिम्मेदारी आपकी है। नमस्कार।